नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक आईक्यू में। और हम लोग पढ़ रहे हैं BHIC 133, है ना। उसका यूनिट नंबर 2 का आज हम लोग पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कॉन्फ्लिक्ट एंड कंसोलिडेशन 1206 से 90 तक, मंगोल प्रॉब्लम, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द तुर्किश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, है ना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिटेल में डील कर रखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंशन अंडर खिलजिस, एक्सपेंशन अंडर द तुगलक्स और नेचर ऑफ स्टेट। ये तीनों टॉपिक आज हम कवर कर लेंगे। थोड़ा सा लंबा होने वाला है टॉपिक, है ना, क्योंकि काफ़ी लंबा है टॉपिक्स की। खिलजिस ने किस तरीके से वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया में किया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, मतलब हम जिस जिस रीजन में उन लोगों ने किया है, जीते हैं और कैसे एक्सपेंशन किया है, वो सारा हम देखेंगे। तो थोड़ा सा लंबा होने वाला टॉपिक। और नेचर ऑफ द स्टेट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आता ही आता है, नेचर ऑफ स्टेट लिखने के लिए। तो ये डिटेल में हम पढ़ेंगे आज। तो चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो, और अपने फ्रेंड्स से भी बोलना कि हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर भी कर देना, ठीक है। चलो डायरेक्टली चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो है कहाँ नीचे आए पे आप मिलेगा हमें, ये रहा, है ना, एक्सपेंशन अंडर द खिलजिस। देखो इनिशियली क्या हुआ, जो आपका गुलाम वंश था ना, उसको जो स्लेव डायनेस्टी थी वो तुर्किश थी, ठीक है। उसका प्राइमरी ओरिजिन कौन सा था, तुर्किश था। और तुर्किश सुल्तान जब धीरे धीरे आपने देखा लास्ट में खत्म होते हैं, है ना, हाँ, तो उस समय तक कहीं ना कहीं बहुत सारा रेवोल्यूशनरी चेंजेस वो कर चुके थे अपने टाइम में, ठीक। कैसा रेवोल्यूशनरी चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस, और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स उन लोगों ने खोल दी थी। और जो पुराने सिस्टम्स एटलीस्ट नहीं थे वो भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे अलग अलग सुल्तान ने, है ना। जैसे आप जानते हो कि बलबन ने सबसे पहले तो आपका इल्तुतमिश ने कितने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए थे, जैसे इक्तदार वगैरह का, है ना, रेवेन्यू सिस्टम नया उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि पुराना वाला भी कोएग्जिस्ट करता था, लेकिन नया भी इंट्रोड्यूस किया था। फिर बाद में बलबन ने ज़बरदस्त तरीके से चेंजेस लाए, बहुत सारे नए कल्चरल चेंजेस भी लाया बलबन, है ना। और एक किंग की जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन, सुल्तान की स्ट्रॉन्ग पोजीशन को उसने करवाया कि सुल्तान कितना पावरफुल हो सकता है। और ब्लड एंड सोर्ड की भी पॉलिसी उसने अपनाई, है ना। तो हमने बहुत सारी चीजें देखी तुर्किश सुल्तान के अंडर में। अब लेकिन क्या था, जो लेटर सुल्तान हुए, है ना, उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि सुल्तान सल्तनत का एक्सपेंशन से ज्यादा जो सल्तनत अभी है, जो एग्जिस्ट कर रही है, उसको ही बचाना ज्यादा उस पर फोकस करने लगे। जैसे बलबन वगैरह एक्सपेंशन पे फोकस नहीं करते थे, जो है बस उसी को बचाओ, है ना, उसी को मेंटेन करके रखो, वही उनका फोकस पॉइंट था, ठीक है। लेकिन बाद में खिल जब तो जैसे ही आपका स्लेव डायनेस्टी खत्म होती है तो खिलजीज आते हैं। अभी खिलजीज की सोच अलग थी, है ना। उन लोगों ने सोचा कि नहीं, अब हम अपने जो बाउंड्रीज है उसको एक्सपेंड करना जरूरी हो गया, क्योंकि वो चाहते थे कि हाँ हमारा रेवेन्यू भी बढ़े, प्लस जो है ज़्यादा टेरिटरीज आए हमारे अंडर, है ना, उससे रेवेन्यू बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, रेवेन्यू बढ़ाने के मकसद से ही उन्होंने सोचा कि एक्सपेंशन बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ अपने आप को सर्वाइव करवाना भी, अपने आप को मतलब बचा के रखना भी एक स्ट्रेटजी है। क्योंकि अगर आसपास के जो किंग्स हैं वो ज़्यादा अगर पावरफुल बन गए, है ना, एक्सपेंड करके, इकोनॉमिकली स्ट्रांग बन के, तो फिर आपको वो दबाएंगे। तो उससे बेटर है कि आप भी कुछ स्टेप्स लो। तो उन लोगों ने वही किया, है ना, कि एक्सपेंशन इसलिए चालू कर दिया खिलजिस वगैरह ने। और खिलजिस के बाद तुगलक्स ने भी बहुत एक्सपेंशन किया, ठीक है। तो खिलजिस में सबसे पहले आपने आपके आते हैं फिरोज खिलजी, है ना। और फिरोज खिलजी हालांकि इतना ज़्यादा उसने नहीं किया एक्सपेंशन, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी भी था, और ऊपर से वो इतना ना तो उसकी विल थी और ना ही उसके पास रिसोर्सेज थे, क्योंकि उसके अंदरूनी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा थी कि उसको उन्हीं को बचाने में वो लगा रहा, है ना। अपने ही जो नोबल्स थे उनकी लड़ाई झगड़ों में वो उन सुलझाने में लगा रहा, और वो एक्सपेंशन कर नहीं पाता है। हालांकि जो उसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, उसने बहुत
ज़बरदस्त तरीके से एक्सपेंशन किया, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। और एक्चुअली में जो सल्तनत थी वो अलाउद्दीन खिलजी की वजह से ही ज़बरदस्त तरीके से एक्सपैंड होती है। ठीक, जलालुद्दीन खिलजी आपका 6 साल राज करता है, इंटरनल पॉलिटिक्स लड़ाई झगड़ों में ही सुलझाने में लगा रह जाता है। इसी बीच उसका अनफॉर्चुनेट असैसिनेशन हो जाता है, और असैसिनेशन भी कौन करता है? उसी का अपना भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। फिर वो गद्दी पे बैठता है। ठीक है, गद्दी पे बैठते ही फिर वो एक्सपेंशन की पॉलिसी अपना लेता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वेस्ट और सेंट्रल में उसने कैसे कब्जा किया। तो सबसे पहले उसका था 1299 में उसने गुजरात की तरफ एक्सपेंडिशन भेजा, है ना। क्योंकि हमेशा से आप जानते हो गुजरात का बाहरी दुनिया से ट्रेड जबरदस्त तरीके से था, और बहुत ही वो था, ये एरिया हमेशा से ही एक वेल्दी स्टेट माना जाता था ट्रेड की वजह से, और इन्वर्टर्स भी यहाँ अटैक करते रहते थे। तो सेम हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपना अटैक किया इस पे, है ना। तो उसने इंपीरियल आर्मी भेजी किसके अंडर में? उलुग खान और नुसरत खान के अंदर में, जो दोनों की दोनों अलाउद्दीन के बेस्ट जनरल्स थे। और आराम से जीत जाते हैं ये, और वहाँ की कैपिटल तब अनिलवाड़ा थी, वहाँ पे कब्जा कर लेते हैं ये लोग। और फिर वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी कर देते हैं, अल्प खां को गवर्नर बना करके वहाँ पे छोड़ दिया जाता है कि हाँ तुम अब यहाँ से देखना। उसके बाद फिर वो लोग मालवा की तरफ बढ़ते हैं 1305 में। ठीक, मालवा बहुत ही जबरदस्त एरिया था, सेंट्रल का रीजन है, और उसकी कैपिटल मांडू थी, और राजा वहाँ कौन था? राय मल्हार देव, जिसका एक पावरफुल मिनिस्टर भी था, कोका प्रधान। ठीक है, अब इंपीरियल आर्मी ने मांडू को भी हराया, है ना, मांडू पे कब्जा किया, है ना, मालवा को हरा करके, और मालवा भी एक तरीके से सल्तनत में मिला लिया जाता है। और वहां पे किसको बैठा दिया जाता है गवर्नर के तौर पे? आयनुल मुल्क को, जो कि फर्दर आयनुल मुल्क ने क्या किया, फर्दर आगे बढ़ करके उज्जैन, धार, चंदेरी वगैरह को भी अपने कंट्रोल में ले लेता है। मालवा के बाद नंबर आया सिवाना का, एक टाउन है जो कि जोधपुर के पास का है। अलाउद्दीन ने सिवाना को लगभग लगभग 4 से 5 साल तक घेर के रखा, 1304 से 5 तक। पहले क्या होता था, जो राजा महाराजा होते थे ना, अपने बचाव के लिए फोर्ट के अंदर ही रहते थे। ठीक है, तो वो इतना सालों साल तक के लिए उसके अंदर फूड वूड रखते थे, इवन खेती वेती तक वो करते थे, है ना। राजस्थान में तो कई ऐसे खेत फोर्ट्स हैं जहाँ अंदर ही खेती होती थी। तो इसलिए इस तरीके से बनाया जाता था ताकि अगर बाहर से दुश्मन घेर ले तो बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े, अंदर ही हम सरवाइव कर लें। ठीक, और दुश्मन हार के चला जाए। तो ये स्ट्रेटजी होती थी। तो 4 4 5 5 साल, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा होगा ना, नॉर्मली 1 साल, एक एक साल तक भी रहता था। तो फाइनली फोर्ट पे कैप्चर कर लिया गया 1309 में, है ना। और जो रूलर था सिवान का, राय शीतलदेव, वो लड़ाई में मारा जाता है, और इसे फोर्ट को और टेरिटरी को कमरुद्दीन गर्ग के अंदर में दे दिया जाता है। उसी साल जालौर को भी कैप्चर कर लिया गया। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा? वेस्ट और सेंट्रल इंडिया का। अब हम नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ इंडिया के बारे में देखते हैं कि वहां इन लोगों ने क्या किया। अलाउद्दीन खिलजी, क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पे बैठता है तो ऑब्वियस सी बात है, किसके मार के बैठा था? गयासुद्दीन खिलजी को बैठ के मार के बैठा था गद्दी पे, है ना। तो उसकी फैमिली वाले भी चुप तो बैठेंगे नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उसी का बेटा था, है ना, अर्क अली खान, वो मुल्तान की तरफ भाग जाता है उस जमाने में। तो अलाउद्दीन ने सोचा कि नहीं नहीं, इनको भी खत्म करना बहुत जरूरी है, तो वो उलग खान और जफर खान को भेजता है कि अर्क अली खान को मुल्तान में पकड़ो, खत्म करो। फिर वो लोग जाते हैं, अर्क अली खान को प्रिजनर भी बना के दिल्ली भी ले आते हैं, और मुल्तान को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। ठीक, फिर 1300 में अलाउद्दीन खिलजी उलुग खान को बोलता है कि रणथंभौर जाओ, राणा हमीर को अपने अंडर में लो। नुसरत खान अवध में था उस समय, उसको भी अपने साथ ज्वाइन कर लिया जाता है। ठीक, इंपीरियल आर्मी आगे बढ़ती है, तो एक जगह है झाएं करके, वहां पे लड़ाई होती है जबरदस्त तरीके से। ठीक है, फिर जो फोर्ट था उसको एक बीच सीज कर दिया जाता है, 6 महीने तक सीज बना रहा। तो ठीक है, एक दिन क्या होता है कि गेट खोला जाता है, लड़ाई होती है, लेकिन हमीरदेव टिक नहीं पाता, मर जाता है। और जो वहाँ की औरतें थी फोर्ट की, उन्होंने जौहर कर लिया, जौहर मतलब आग में अपने आप को जिंदा जला लिया। ठीक है,
फिर 1303 में भी अलाउद्दीन ने सेम पॉलिसी अपनाई चित्तौड़ के खिलाफ भी, अटैक करता है वहाँ भी कई महीनों तक सीज रहता है, फिर लड़ाई होती है, हार जाता है चित्तौड़ का राजा, है ना। और वहाँ की औरतें भी जौहर करती हैं, प्लस चित्तौड़ को किसके अंदर कर दिया जाता है, खिज्र खां के अंदर कर दिया जाता है। इसका नाम भी बदल दिया गया था, खिजराबाद कर दिया गया था नाम, ठीक है। अब डेक्कन एंड साउथवर्ड एक्सपेंशन की तरफ की बात करें अगर हम, डेक्कन में कैसे उसने अपने बढ़ाया राज्य, तो देखो देवगिरी में तो पहले से ही अलाउद्दीन था, अलाउद्दीन खिलजी था, है ना। और उसने वहाँ बहुत लूट पाट की थी जब वो कारा का गवर्नर था, ठीक। अब दोबारा से वो भेजता है अपना कैंपेन, है ना, मिलिट्री भेजता है फिर से देवगिरी को। और देवगिरी में उस जमाने में कौन राजा था, राय चंद्रदेव, राजा राय राम चंद्रदेव, ठीक है। तो क्यों उसने भेजा दोबारा से उनको अटैक करने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम ना ये रामचंद्र देव ने कहा था कि भाई मैं आपको ना ट्रिब्यूट देता रहूंगा, मतलब टाइम टू टाइम पैसा देता रहूंगा आपको, लेकिन 1296 से लेकर के 1306 तक उसने कुछ भेजा ही नहीं, पैसा ही नहीं भेजा, इतने लंबे समय तक बोलने के बाद भी नहीं भेजा कई समय तक, ठीक है। तो मलिक काफूर को कैंपेन का लीडर बनाया जाता है, और साथ में आयनुल मुल्क और अल्प खान जाते हैं, ठीक है। तो कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं करता, रामचंद्र देव सरेंडर कर देता है अपना आराम से। और वो क्या करता है, उसका बेटा हालांकि भाग जाता है वहां से, लेकिन रामचंद्र जी वो हार मान लेता है, इवन अपनी बेटी को भी दे देता है, सुल्तान से शादी करने के लिए अपनी बेटी दे देता है, ठीक है। तो रामचंद्र को छोड़ दिया जाता है और उसको थ्रोन उसकी वापस कर दी जाती है, और बिना किसी क्या करते हैं, उसको अपने में मिलाया नहीं जाता, सल्तनत में मिलाया नहीं जाता देवगिरी को, और बस उससे टैक्स लेकर के, खूब सारा टैक्स लेकर के वापस आगे बढ़ जाती है, ठीक है। मलिक काफूर वहां से फिर आगे बढ़ता है ना, और फर्दर साउथ की तरफ जाता है। इस बार जब वो साउथ की तरफ जाता है तो वो कहाँ बढ़ता है, तेलंगाना की तरफ बढ़ता है इस बार, ठीक। तेलंगाना जब वो बढ़ रहा था तो उसके साथ कौन, तेलंगाना का जो इसका एक्सपेंडिचर था, इसके बारे में किसने, अमीर खुसरो ने डिटेल में लिखा है खजानुल फतेह में, ठीक है। वो बताता है कि जब साउथ की तरफ बढ़ रहा था मलिक काफूर, तो रास्ते में रुकते हैं सिरपुर में, जो आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में आज की डेट में, और सिरपुर फोर्ट पे वो अटैक करता है, ठीक। तो वहां के जो नोबल्स से वो भाग के वारंगल चले जाते हैं रुद्रदेव राय के यहाँ। फिर जो इंपेरियल आर्मी थी मुगलों की सल्तनत की, वो जनवरी 1310 में पहुंचती है वारंगल तक। फरवरी 1400 फरवरी 1310 को अटैक करते हैं, मलिक काफूर अटैक करता है फोर्ट पे, लेकिन राय रुद्रदेव ने भी सरेंडर कर दिया चुपचाप अपना, है ना, और बोला कि भाई मैं आपको जो आप मांगोगे मैं दे दूंगा, मैं आपकी सुजरैनिटी कबूल करता हूँ, है ना। तो वारंगल से उनको बहुत पैसा मिलता है, ठीक, 20,000 घोड़े, 100 हाथी, और हजारों केमल पे लदा हुआ गोल्ड और प्रेशियस स्टोन मिलता है। ये सब लेकर के इंपेरियल आर्मी वापस जून में दिल्ली पहुंच जाती है। अब अलाउद्दीन खिलजी के पास बहुत पैसा हो गया, और इवन विंध्याचल के पार तक उसका राज पहुंच गया, है ना। भले ही वो डायरेक्टली उसके वहां पे उसने गवर्नर नहीं रखे, अपने आदमी नहीं रखे, लेकिन हाँ लोग मानने तो लग गए उसके, है ना, कि हाँ भाई हम उसके अंडर में हैं। इस बार दोबारा से सुल्तान भेजता है कि साउथ मलिक काफूर को दोबारा जाओ, और इस बार वो चाहता था कि द्वार समुद्रम जीता जाए, ठीक। मलिक काफूर आता है इंपेरियल आर्मी लेकर के, आराम से जीत जाता है द्वार समुद्रम, ठीक है। लगभग 500 हाथी यहाँ से मिलते हैं उसको, और बहुत सारा गोल्ड और प्रेशियस स्टोन भी मिलता है, ठीक। उस समय यहाँ का राजा कौन था, द्वार समुद्रम का बल्लाल देव, ठीक। ये भी वैसे ही मान जाता है कि ठीक है आप ये पैसा, सारा पैसा भी देता है, और कहता है कि मैं एनुअल ट्रिब्यूट भी दूंगा, ये भी मान लेता है, ठीक है। फिर मलिक काफूर द्वार समुद्रम से फिर सोचता है मैं और आगे जाऊं, तो वो जाता है माबार तक, माबार जीतने के लिए जाता है। माबार कौन था उस समय, मदुरई, माबार एक एरिया का नाम था उस जमाने में, जिसकी कैपिटल कौन सी थी, मदुरई। और कौन था मदुरई की कैपिटल,
पांड्या राज करते थे वहाँ पे। तो सुंदर पांड्या ना जैसे ही पता चला उसको कि इंपीरियल आर्मी आ रही है तो वो भाग गया। ठीक है, तो यहाँ से उनको मिला मलिक काफूर को क्या 512 हाथी, 5000 घोड़े और 500 मन प्रेशियस स्टोन्स उसको मिले। ठीक, और ये सब लेके वापस आया। तो डेक्कन के जो उनका पूरा ये कैंपेन था, तो आप देख रहे हो कितना ज्यादा उसको अ, दौलत तो मिली ही मिली है ना, वेल्थ दबा के मिली, साथ में फॉर्मल रिकॉग्निशन मिला अथॉरिटी का, दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सुल्तान का, इन सारे रीजन में है ना। तो ये बड़ी बात थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब मलिक काफूर वापस आ गया, धीरे धीरे ना जो साउथ के लोग थे उन लोगों ने धीरे धीरे भेजना बंद कर दिया है ना, अपना जो भी था ट्रिब्यूट वगैरह भेजना ही बंद कर दिया। जैसे कि रामदेव देवगिरी का जो रूलर था वो 1312 में मर जाता है। फिर उसका बेटा बैठता है भिल्लामा। भिल्लामा ने मना कर दिया कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता भाई, सुल्तान की सुजरैनिटी स्टेटस को मानता ही नहीं हूँ, और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है ना। अलाउद्दीन को फिर से भेजना पड़ा मलिक काफूर को उसको दबाने के लिए। ठीक, और टेम्पोररी चार्ज भी ले लिया मलिक काफूर ने, लेकिन फिर मलिक काफूर को वापस बुला लिया गया, आयन और मुल्क को वहां बैठा दिया गया। ठीक, लेकिन 1316 की जनवरी में अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है, और आयन और मुल्क को वापस बुला करके देवगिरी को वैसे का वैसे ही छोड़ दिया गया, कोई कोई वहां पे नहीं गया उसके जगह पे। जाने वाला तो मुबारक खिलजी था, लेकिन जो देव मुबारक खिलजी के जो सलाहकार थे उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं आप वहां मत जाओ, अभी आप अपनी पोजीशन को मेंटेन करो, है ना, ये सब चीजें बाद में देखी जाएगी। तो इस तरीके से देवगिरी तो मिल तो गया ही था उनको। इवन मराठा चीफ भी थे ना, वो भी अपने आप को इनके आगे सरेंडर कर चुके थे। किनके आगे? सुल्तान के आगे। ठीक है, तो इस तरीके से खिलजिस का आपने देखा कि कैसे उनका पूरा कैंपेन रहा है ना, एक्सपेंशन कैंपेन कैसा रहा उनका। अब हम लोग देखने वाले हैं आगे किसको, एक्सपेंशन अंडर द तुगलक्स। अब एक्सपेंशन अंडर द तुगलक्स। अब देखो जब तुगलक पावर में आते हैं और गयासुद्दीन तुगलक जब 1320 में गद्दी पे बैठता है, तो उस समय क्या हालात थे, पॉलिटिकल कंडीशन बहुत बुरी थी, है ना। ज्यादातर जगह जो पहले कहीं ना कहीं सल्तनत के रूल में आते थे, उन लोगों ने बगावत करके अपने को अलग कर लिया था, है ना। ना तो वो साला पैसा देते थे इनको, है ना, टैक्स वैक्स देते नहीं थे, और ना इनकी पावर भी कम कर दी थी। और ये सुल्तनत जो था, है ना, दिल्ली सल्तनत जो थी और जो सुल्तान की पावर थी, वो कहीं ना कहीं अटक छोटे से एरिया में रह गई थी, है ना, हार्टलैंड तक रह गई थी। नाम तो वैसे चलता था सुल्तान का पूरे इलाके में, लेकिन एक्चुअल पावर नहीं रह गई थी, है ना। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी वो ना कहीं अब उतनी इफेक्टिव रह नहीं गई थी। तो गयासुद्दीन जब गद्दी पे बैठता तो उसको सब दिखा, है ना। उसने देखा भाई खजाना तो पूरा खाला खाली हो रहा है, और ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन भी उतना बेटर है नहीं, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे वो करप्ट हो चुके थे बहुत ज़्यादा। वो बोलते थे सर पैदा ही नहीं हो रहा। जैसे फॉर एग्जांपल उस जमाने में तो मेनली एग्रीकल्चर ही रिजर्व से आपको आता था, और टैक्सेस। वो कह रहे सर पैदा नहीं हुआ, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, ये सब बहानाबाजी करते थे और खुद खा जाते थे पैसा। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक ने कहा कि सबसे पहले यही सब चीज़ों को सही किया जाए, ठीक है, तभी जा करके मैं अपना बच पाऊंगा। तो सबसे पहले साउथ की तरफ कैंपेन भेजा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के अंडर जो थे, है ना, रूलर्स साउथ के, अब वो खाली नाम के लिए रह गए थे। ठीक, ना तो वो आपको कुछ भेजते थे, जो ट्रिब्यूट भेजना था उन्होंने वो सब भेजना बंद कर दिया था उन लोगों ने, और मानते भी नहीं थे इनको, पावर को भी नहीं मानते थे। ठीक, और ये लोग इतनी दूर थे कि उस जमाने में जाने में महीनों लग जाते थे, तो ये ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे। ठीक, तो गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 में उलुग खान, मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक को भेजता है एक बड़ी आर्मी के साथ। तो ये बिना रेजिस्टेंस के लगभग वारंगल पहुंच जाता है, कोई बीच में रोक टोक नहीं, और वारंगल को सीज किया जाता है 4 से 5 महीने के लिए। रुद्रदेव फाइनली सरेंडर करता है। ठीक, लेकिन इस बार ना उसको माफ नहीं किया जाता है, फोर्ट पे कब्जा किया जाता है, लूटा जाता है फोर्ट को, बहुत सारी तोड़ फोड़ की जाती है, और राय रुद्रदेव को प्रिजनर बना करके दिल्ली ले जाया जाता है। ठीक है, और वहां पर वारंगल में उनका एक बंदे को बैठा दिया जाता है,
डायरेक्ट इंपेरियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में कर दिया जाता है। अब कोई भी नहीं था कि हाँ भी तुम मेरी सुजरेनिटी मान लो और अपना राज चलाते रहो, नहीं, अब उन्होंने डायरेक्ट अपना कर लिया। ऐसे ही माबार के साथ भी किया, उन्होंने डायरेक्ट इंपेरियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में कर दिया, है ना। लोकल टैलेंट्स को भी उन लोगों ने मौका दिया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक, साउथ हो गया। ईस्ट की तरफ देखें, अब देखो, जब साउथ में एक्सपेडिशन चल रहा था, है ना, वार चल रहा था, तो उड़ीसा के जाजनगर में, जाजनगर है उड़ीसा में, वहां का राजा भानुदेव टू था, ठीक है। उसने राय रुद्रदेव को अपना सपोर्ट दिया वरंगल के उस समय, ठीक है। अब उलुग खान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को ये बात याद थी, तो जब वो वापस आ रहा था तो 1324 में वो जाजनगर की तरफ जाता है और जबरदस्त लड़ाई करता है, और ऑब्वियस सी बात है उलुग खान जीत जाता है। उसके बाद वहां पे खूब लूट मचाई गई, ठीक है, और एक लार्ज बूटी, मतलब खूब बड़ा सम जीतते हैं वो, और जाजनगर को भी सल्तनत में मिला लिया जाता है, ठीक है। बंगाल भी इसी तरीके से ईस्ट में एक, मतलब जो सिडिशन, मतलब क्या है, विद्रोह का गढ़ बना हुआ रहता था, है ना, हमेशा से। और वहाँ के जो लोग थे, गवर्नर वगैरह थे, वो हमेशा इस अपॉर्चुनिटी पे रहते थे कि कैसे इंडिपेंडेंस गेन कर लें। तो 1323-24 में वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे रूलर कौन था, फिरोज शाह था, ठीक है। और वहाँ पे उसके मरने पे ना, उसके बेटों के बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई छिड़ जाती है, ठीक। तो उनमें से कुछ नोबल्स आए ग्यासुद्दीन के पास कि हेल्प करो हमारी, है ना। तो ग्यासुद्दीन तुगलक ने कहा कि ठीक है चलो। वो खुद जाता है, ग्यासुद्दीन तुगलक बंगाल की तरफ मार्च करता है, लेकिन तिरहुत पहुंच के वो रुक जाता है, और बहरम खां और दूसरे ऑफिसरों को कहता है कि तुम लखनौती जाओ और जाकर के हराओ इसको। फिर लड़ाई होती है ना, लखनौती के पास में, और ऑब्वियसली बात है दिल्ली जीत जाता है और उनको भगा दिया जाता है। और जो ग्रुप्स आया था, नॉवेल्स का ग्रुप, उसको कहीं ना कहीं उन्हीं में से रिस्टोर कर दिया जाता है लखनौती के सीट पे, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ का क्या सीन था, अब आपने, इससे पहले हमने पढ़ा था कि मुल्तान को कब्जे में कर लिया था अलाउद्दीन ने, है ना। और कहीं ना कहीं उनको मंगोल अटैक का भी डर था बहुत ज्यादा, अब, है ना, क्योंकि 1326-27 में मंगोल्स आ गए थे इन्वेट करने के लिए तरवाशरीन खान के अंडर में। तो ये लोग नहीं चाहते, तुगलक नहीं चाहते थे कि हाँ भी ये दोबारा ऐसा हो। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि एक बार फिर से इस एरिया पे ध्यान दिया, है ना। वो जब वो गद्दी पे बैठता है मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसने सबसे पहले एक कैंपेन को लीड किया कालानौर और पेशावर की तरफ, ठीक है। वो क्या करता है कि जब उस साइड बढ़ते हैं वो लोग, तो वो कालानौर की तरफ बढ़ते हैं, तो सुल्तान लाहौर पे जाकर रुक जाता है, और फिर वो अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि तुम जाओ और कालानौर और पेशावर को जीत लो। और ये आराम से वो जीत भी लेते हैं, कोई वहां पे इतना बड़ा था नहीं, और ये लोग तो ट्रेंड सोल्जर्स थे, तो ये आराम से जीत के वापस आ जाते हैं, और वहां पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट सेटअप कर दिया जाता है, ठीक है। फिर 1332 के आसपास में, 1332 में, मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, ये कहता है कि कराचील का एरिया जीता जाए। कराचील को आइडेंटिफाई किया जाता है आज के डेट में, जो हिमाचल का कांगड़ा है और मॉडर्न कुल्लू जो है, एग्जैक्टली वहाँ, उसको कराची रीजन माना जाता है, ठीक है। उसका मकसद यह था कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट को बिल्कुल फोर्टिफाई कर दिया जाए कि इस साइड से कोई भी नहीं आ सके, है ना। तो इसके लिए उसने क्या किया, खुसरो मलिक के कमांड में एक बड़ी आर्मी को भेजा, ठीक। अब ये वो वहां तक जीत भी जाती है ना, कराचील को। इवन कहा जाता है कि एक जगह है वहां पे जिद्या, वहां तक वो जीत जाती है। इंपॉर्टेंट प्लेस था कराचल रीजन में। और फिर उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि वापस आ जाओ, लेकिन खुसरो मलिक ना कुछ ज्यादा ही इंथुसियास्टिक हो जाता है, वो और आगे मार्च कर जाता है कि तिब्बत भी जीत जाएंगे। वो तिब्बत तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी चालू हो जाता है वहां पे क्या, रेनी सीजन। और आप सोच के देखो कितनी ठंड, कितनी भयानक, उस हिसाब से तैयारी नहीं। तो वहाँ, तो आर्मी में क्या हो जाता है, डिजीज और पैनिक फैल जाता है, और इतने बुरा हाल हो गया, इतने लोग मर गए कि सिर्फ 3 सोल्जर वापस आ पाते हैं, ठीक है। सिर्फ 3 सोल्जर वापस आते हैं, और वो आके बताते हैं कि ये हाल हुआ था, ठीक है। तो कराची एक्सपेंडिशन बहुत ही ज्यादा माना जाता है कि फेलवर रहा, ठीक। और इससे उसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की अथॉरिटी को
बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और रिसोर्सेज का नुकसान तो हुआ ही हुआ। कराची के एक्सपेडिशन से पहले भी मोहम्मद बिन तुगलक चाह रहा था कि खुरासान, जो कि आपका सेंट्रल एशिया में जगह थी, ठीक, वहाँ पे उसको अपने कब्जे में लेना चाहता था। इसके लिए उसने क्या किया, 3,70,000 की आर्मी को रिक्रूट किया, ठीक, इस पर्पज के लिए, और उनको 1 साल की सैलरी पे एडवांस में दे दी गई। साथ में उनके लिए हथियार खरीदे गए बहुत बड़े लेवल पे। लेकिन बाद में इस पूरे प्लान को अबंडन करना पड़ गया, क्योंकि उनकी समझ में आ गया कि ये ना अनरियलिस्टिक है, ठीक है, और वो पूरी आर्मी को भी फिर से डिसबैंड कर दिया गया, मतलब कि हटा दिया गया। तो इससे देखो कितना फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा, सोच के देखो, 3,70,000। अगर मैं कहता हूँ उस जमाने में सबकी सैलरी 2-2 रुपए भी होगी या 5-5 रुपए भी होगी, तो आप सोच के देखो कितना पैसा, और इक्विपमेंट्स पे तो और भी ज़्यादा खर्चा हुआ होगा, है ना। 2-2 5-5 रुपए और नॉर्मल सैलरी होती होगी, तो अब जो लड़ाई करने जाता था उनको और ज़्यादा पैसा दिया जाता था, और 100-100 रुपये भी दिया जा रहा होगा, तो सोच के देखो कितना पैसा था उस जमाने में। 3,70,00,000 रुपए तो ऐसे ही हो गए हैं। इसके बारे में लिखा हुआ नहीं है कहीं पे कि कितना पैसा दिया जा रहा था, बट अब एक रफ सोच के देखो तो मैं कह रहा हूँ, है ना। तो ये सब चीज़ों से सुल्तान की अथॉरिटी को बहुत ही ज़्यादा सेटबैक लगा, है ना, और रिबेलियन धीरे धीरे शुरू हो जाता है पूरे के पूरे अलग अलग अंपायर के अलग अलग हिस्सों में, क्योंकि पैसा नहीं बचा, पैसे की कमी हो गई, है ना। खजाने में पैसे की कमी हो गई, ये सब उल्टे सुल्टे काम की वजह से। इवन मोहम्मद बिन तुगलक ने तो कैपिटल भी चेंज कर दी थी, देवगिरी को कैपिटल बना दिया था, तो कैपिटल पूरी पूरी दिल्ली शिफ्ट किया, फिर वापस दिल्ली लाता है, दिल्ली से देवगिरी, देवगिरी से फिर दिल्ली। तो इसमें भी दुनिया भर का खर्चा हुआ, तो इसने मतलब बहुत पैसा लुटा दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने, और जिसकी वजह से जहाँ तहाँ उसको बाद में एम्पायर में हम देखते हैं कि क्या होता है, रिबेलियन शुरू हो जाता है। ठीक, चलो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है नेचर ऑफ स्टेट, ठीक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लगभग लगभग आपका कहीं ना कहीं 20 नंबर के आसपास लिखने को ही आ जाता है। ये देखो, ब्रीफली एनालाइज द नेचर ऑफ स्टेट अंडर दिल्ली सल्तनत, ये क्वेश्चन स्ट्रेट अवे लिखा आ जाएगा, 20 नंबर में लिखना होगा, तो इसको आराम से पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो, ठीक है, कोई भी अंपायर जो है कैसे चलती है। अंपायर के लिए सबसे पहले तो पावर चाहिए आपको, है ना, मिलिट्री पावर चाहिए, पैसा चाहिए, है ना, एक काबिल रूलर चाहिए, ये 3 चीज तो यही चाहिए। साथ में उसको चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी चाहिए, है ना, ऑफिसर्स चाहिए, ब्यूरोक्रेसी मतलब ऑफिसर्स चाहिए। अब ये सब चीजें होने के साथ साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, लेजिटिमाइजेशन, है ना, लेजिटिमाइज होने चाहिए। लेजिटिमाइज का मतलब वैध होना चाहिए, ठीक है, किनके द्वारा, इंपॉर्टेंट पीपल, जैसे कि नोबल्स, रिलीजियस क्लास, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट था। और आप लेजिटिमाइज कैसे हो सकते हो, जब आप कुछ एक एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चलाओ तब, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए क्या आपको चाहिए, टैक्सेस चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ भाई हमारा राजा कौन है ना, अगर हमें कोई दिक्कत होती है तो हमें किसके पास जाना है ना। राजा को प्रजा के लिए बहुत सारे काम भी करने पड़ते हैं, अच्छे काम करेगा तभी तो लोग उनको सपोर्ट करेंगे, नहीं तो क्यों करेंगे सपोर्ट। ये लेजिटिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अपार्ट फ्रॉम मिलिट्री स्ट्रेंथ और एबल रूलर और पैसों के अलावा, है ना। अब देखो, जो दिल्ली सल्तनत थी, इसमें देखो बहुत सारे टाइप के लोग मिक्स थे, है ना। इनिशियली तुर्किश स्लेव्स थे, है ना, और तुर्किश स्लेव ज्यादातर आए थे, आप जानते हो स्लेव डायनेस्टी का। अब उनका ना अपने मास्टर्स के साथ बड़ा गहरा रिश्ता था, तो अगर उनका मास्टर मर जाता था या कुछ हो जाता था, तो वो ना फिर रिवोल्ट कर देते थे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सुल्तान और नोबल्स के बीच में ना ये लड़ाई झगड़े चलते रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से, पूरे पूरे थ्रू आउट द, आप सल्तनत काल में देखोगे नोबल्स और सुल्तान के बीच में लड़ाई झगड़े चलते रहे, ठीक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे, इनिशियली कौन थे ये नोबल्स, वही थे, तुर्किश थे। फिर जब खिलजिस पावर में आते हैं तो उन्होंने थोड़ा बहुत चेंजेस किया, उन्होंने उन मुस्लिम्स को भी लिया जो आपके
तुर्किश ओरिजिन या सेंट्रल एशिया ओरिजिन के नहीं थे, उन्होंने इंडियन मुस्लिम्स को भी नोबल्स बनाने लग गए। ठीक है, तो इस तरीके से एक चेंज आने लग गया नोबल्स में भी। ठीक, साथ में हम दिल्ली सुल्तनत में हम देखते हैं कि सूफिज्म भक्ति मूवमेंट का भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो ये इंडिकेशन है कहीं ना कहीं कि वो टॉलरेट टॉलरेशन को भी बहुत टॉलरेंट भी थे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान। अब कुछ एक स्कॉलर्स हैं जो कि किसका हवाला देते हैं, आपका दो बुक्स का नाम है, जियाउद्दीन बर्नी की फतवा जहानदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी है फक्र मुदब्बिर अल हर्ब वाश शुजात। ठीक है, ये लंबा सा नाम तो याद रह नहीं पाएगा आपको, एटलीस्ट फतवा जहानदारी तो आप याद रखो, है ना। इनसे हमें जो है आपका दिल्ली सल्तनत का क्या नेचर ऑफ स्टेट था उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ठीक है, इन दो किताबों से बहुत डिबेट होती है कि दिल्ली सल्तनत एक्चुअली क्या था। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि दिल्ली सल्तनत ने जो काम किया उसी पे आगे चल करके मुगल अंपायर ने इतना जबरदस्त एक अंपायर बिल्ड कर पाया। ठीक है, इवन जो इकोनॉमिस्ट थे बहुत बड़े मैक्स वेबर, उन्होंने भी रिमार्क किया कि दिल्ली सल्तनत पैट्रिमोनियल स्टेट था। ठीक है, पैट्रिमोनियल स्टेट से मतलब क्या था उनका, कि रूलर्स बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे स्मॉल नंबर ऑफ ट्रेंड और लॉयल स्टेट ऑफिसर्स के। और ये क्या करते थे स्टेट ऑफिसर्स, स्पेशल फंक्शंस करते थे, जैसे कि टैक्स कलेक्शन, ट्रेड का कंट्रोल, कमर्शियल एक्टिविटीज, लॉ एंड ऑर्डर, है ना। और बाकी का जो छोटा मोटा काम होता था वो लोकल पावर ग्रुप्स और इंटरमीडिएट को दे दिया जाता था रीजनल लेवल पे। ठीक है, सेम चीज आपकी होती है आगे बढ़ करके मुगल काल में भी, पर मुगल काल में और ज़्यादा सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाता है इन चीज़ों को, है ना, बड़े स्केल पे। इसी तरीके से कुछ एक और हमारे हिस्टोरियन सब माने हुए, जैसे लेनपुल, ईश्वरी प्रसाद, हबीबुल्ला, मोहम्मद हबीब, निज़ामी, इन लोगों का मानना था कि दिल्ली सल्तनत ना सेंट्रलाइज स्टेट था। ठीक है, अब इनका ऐसा क्यों मानना था, क्योंकि देखो दिल्ली सल्तनत कब बनी, सेकंड बैटल ऑफ तराइन के बाद, 1192 के बाद, है ना। और तुर्क्स जो थे यहाँ पे पहले उन्होंने किसको कैपिटल बनाया, लाहौर को, फिर बाद में दिल्ली को, और दिल्ली लगातार कैपिटल रही, है ना। अब रोमिला थापर वगैरह भी यही मानती हैं कि ये लोग आकर के यहाँ पे इतने पावरफुल कैसे बन गए, क्योंकि जो लोकल्स थे ना, खास करके राजपूत, ये अपने में यूनिटी नहीं थी इनकी। एक तो यूनिटी नहीं थी पहले सबसे बात, दूसरी इंफीरियर मिलिट्री टेक्निक थी इनकी, इसी वजह से पृथ्वीराज चौहान भी हार गया। और इनका मानना था कि ये जो किंगडम थी ना, ये काफी ज्यादा स्टेबिलिटी लाई। ठीक है, बाद में, है? और इसने एक्सपेंशन भी किया, उसको कंसोलिडेट भी किया, तो इससे कहीं ना कहीं जनता में खुशहाली फैली, है ना। पहले तो हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते थे ये लोग, अब थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ गई थी, उतनी लड़ाई झगड़ा नहीं थे, अभी भी था लेकिन कंपैरेटिवली कम हो गया था। तो वो ये भी कहते हैं कि देखो ये सब चीजें ना कहीं कैसे है कि जब सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटेरियन स्टेट जब आया ना, तब ये चीजें हो पाई, क्योंकि राजा सेंट्रल अथॉरिटी जब उसके पास थी, तब वो जो भी स्टेट में रिसोर्सेज है उनको अच्छे तरीके से यूज करके तब एक कुछ बढ़िया काम कर सकता है ना। चाहे वो एक्सपेंशन का काम हो, चाहे कुछ वेलफेयर का काम हो, वो तभी कर पाता तब जब उसके पास रिसोर्सेज होते हैं, है ना। रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, अगर छोटा सा एरिया होगा तो, बड़ा एरिया होगा तभी तो वो रिसोर्सेज ज़्यादा उसके पास हो पाएंगे, है ना। और बड़ा एरिया का मतलब क्या है, फिर एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होगी और दूर दूर में भी उसके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, है ना। अब आपको सारा समझ में आया हो यहाँ तक, है ना। अब हम आगे देखने वाले हैं आपके, और आप देखो ये जो कहीं ना कहीं जो सुल्तान थे, है ना, इनको आए दिन कहीं ना कहीं चैलेंज मिलता रहता था जो लोकल लेवल पे, है ना। और ऊपर से इनके जो अपने भी गवर्नर्स वगैरह थे लोकल लेवल के, वो भी आए दिन कहीं ना कहीं बगावत करते रहते थे, और एकदम स्मूथ नहीं था इनका राज, है ना। और उनको दबाने के लिए फिर इनको भेजना पड़ता था आर्मी को, आए दिन भेजनी पड़ जाती थी आर्मी।
और वो आर्मी जब जाती थी, है ना, तो वो क्या करते थे, तो जिस भी एरिया से निकलती थी, तो लोकल एरिया के लोगों को उनको हॉस्पिटैलिटी एक्सटेंड करनी पड़ती थी, फूड शेल्टर वगैरह देना पड़ता था आर्मी को, है ना। और जो राजा सुल्तान थे, वो भी अपना प्रेजेंस लोगों तक पहुंचाते थे बहुत ज़्यादा। कैसे? एक तो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है टैक्स कहाँ जा रहा है। दूसरा, बिल्डिंग्स बनवाते थे, रोड्स बनवाते थे, है ना, मॉस्क बनवाते थे, चैरिटी करते थे, फाउंडेशंस को, इंडिविजुअल्स को, है ना, वेल्स खुदवाते थे, कैनल्स बनवाते थे। तो ये सब चीज़ें वो लोग करवाते थे, ठीक, जिससे कि पता चले लोगों को, एहसास हो कि हाँ भी एक एडमिनिस्ट्रेशन है जो अच्छा काम भी कर रहा है, हमारे लिए कर रहा है, और वो उसको सपोर्ट करें, ठीक। और ये सब चीज़ें कैसे होती थी? अगर सेंट्रल नहीं होता, कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोगों का मानना है, अगर सेंट्रलिटी नहीं होती इनके करेक्टर में, है ना, दिल्ली सल्तनत के उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये चीज़ें करना बड़ा मुश्किल था। हालांकि प्रॉब्लम्स आती रही, उन्होंने फेस की, लेकिन उनको वो दबाते भी रहते थे टाइम टू टाइम, है ना, आर्मी भेज करके। उससे भी पता चलता था, जब इतनी बड़ी आर्मी निकल के जा रही है, तो लोग जानते हैं ना कि हाँ भी उस सुल्तान की आर्मी है ये, लोग डरते भी थे। और ऊपर से लोगों को पता भी होता था कि हाँ भाई सेंट्रल पावर भी कोई है, लोकली पावर नहीं है। अगर लोकल कुछ अनजस्ट कर रहा है तो उनको कहाँ जाना है वो भी पता था उनको, ठीक है। और इसी चीज को आगे चल के मुगल्स ने और भी ज्यादा रिफाइन किया, है ना, और बड़े लेवल पे किया इन चीजों को। तो ये कहना सही है कहीं ना कहीं कि मुगल्स की जो सक्सेस थी वो कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत की सक्सेस पे बेस्ड थी। मैं तो ऐसा मानता हूँ, आप क्या सोचते हो? आप अपनी राय रखना, है ना। मेरा तो स्ट्रांगली मानना है कि जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने किया, वो एक तरीके से रोड बना दी, और उसके बाद जो मुगल्स आए उन्होंने उस पर दौड़ना शुरू कर दिया, है ना, इकोनॉमी को खूब दौड़ाया उस पर। फिर कुछ एक और भी जबरदस्त राइटर्स हमारे आते हैं, जैसे स्टेफन कॉदरमैन। अब ये हिस्टोरियंस का मैं नाम ले रहा हूँ, है ना, ये आपको याद रखना जरूरी है, लिखना भी है उसमें, क्योंकि इन चीज़ों के नंबर मिलते हैं, ठीक है। अब स्टीफन कॉदरमैन कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत को वो स्टडी करते हैं बड़े डिटेल में, किसके बेस पे? रिहाला बुक पे। और रिहाला किसने लिखी थी? इब्न बतूता ने लिखी थी 14th सेंचुरी के बारे में। और वो बोलते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो करेक्टर है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक था, ठीक है, इकोनॉमिक नेचर था। दूसरे स्कॉलर्स ये भी बताते हैं कि देखो, पावर ग्रुप्स का बड़ा स्ट्रगल चलता रहा दिल्ली सल्तनत का। फॉर एग्जांपल, एक तरफ तो सुल्तान थे, दूसरी तरफ उनके नोबल्स थे, उनके बीच तो था ही था। साथ में ना जो ये पैरेलली जो भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट चल रहा था, ये भी एक तरीके से सुल्तान को चुनौती थी, क्योंकि जो पीर थे, है ना, स्पिरिचुअल मास्टर जो पीर वगैरह थे, इनका भी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था लोकल लोगों पे, है ना। और इतना ज्यादा था कि कहीं ना कहीं राजाओं से भी ज्यादा था। तो ये सूफी संत वगैरह जो थे, ये भी कहीं ना कहीं कमेंट भी करते थे राजाओं की पॉलिसीज पे, है ना। बगावत में भी कभी ना कभी इन लोगों ने हाथ रहा, क्योंकि ये लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे। तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते थे लोगों को, लोग इनकी बातें सुनते थे। और ये जो पीर वीर थे, ये रिलीजन से ऊपर थे, इनको हर कोई मानता था, है ना, हिंदुइज्म भी मुस्लिम भी। यहाँ तक कि आप देखो, बट ये नॉर्मली क्या होते थे, शहर वहर से दूर रहते थे, है ना। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे सूफी पीर शेख निजामुद्दीन औलिया तो कैपिटल में ही रहते थे, दिल्ली में ही रहते थे वो, है ना। और एक सीरियस चैलेंज बन चुके थे वो अलाउद्दीन खिलजी के लिए। वो उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता रहता था, ठीक है। तो अब देखो कितना सारी चीजें हैं आपको, है ना। तो राजा भी कहीं ना कहीं कोशिश इसीलिए करता रहता था कि लोग उसकी तरफ ध्यान दें, उसको सपोर्ट करें, इसलिए वो दुनिया भर के काम करता था, है ना। वो मदरसा भी चलाता था, ठीक है। फिर और क्या होता है? अब कई बार ना बोला जाता है कि हम बहुत सारे टेक्स्ट पढ़ते हैं ना, बहुत सारे टेक्स्ट लिखी गई मिडिल पीरियड में, तो उनमें कहीं ना कहीं दिखाया गया कि हाँ, जो सुल्तान वगैरह थे वो कहीं ना कहीं इस्लामिक स्टेट को ज़्यादा बढ़ावा देते थे, है ना। और पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं रिलीजियस रूप देने की कोशिश करते थे, बट ये हर जगह सही नहीं है। आप देखो तो वो ना कहीं अपना पॉलिटिकल गेन हासिल करने के लिए रिलीजन का सहारा लेते थे। जहां जहां भी उन्होंने रिलीजन का नाम लिया,
वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गेन कर लिए ही उन्होंने लिया था, ठीक है। और उनका कुछ खास ज्यादा मकसद होता नहीं था रिलीजन से, ठीक। और क्या दिया हुआ है आपके यहाँ पे, स्टेट ज्यादातर मैंने सारा कुछ बता दिया है ना आपको, कुछ और बचा नहीं है, आपने यही सब लिखना है, इसको थोड़ा बहुत और कर लेना, वही सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। तो होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो, ठीक। और मैं फिर से कहूंगा कि आप वीडियोस देखो, ये आपको हेल्प बहुत ज़्यादा करेगा, बहुत बड़ी, बहुत डिटेल में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया ये चीज़ें। लेकिन फिर भी एक बार किताब जरूर पढ़ लिया करो, टाइम है तो, है ना। वरना 100-2 बार सुन लोगे तो एग्जाम में अच्छे से लिख के आ ही जाओगे, लेकिन अगर किताब पढ़ लोगे तो और भी बेटर तरीके से लिख के आओगे, क्योंकि मैंने आपको मोर देन समरी समझा दिया है। और आई होप आपको ये बहुत ही हेल्पफुल हो और आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करे ये वीडियो। और अगर कोई आपका सुझाव हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें हमें, हम आपके कमेंट को बहुत सीरियसली लेते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।